तो आइए देखते हैं। अभी आपने देखा क्षेत्रफल में घटते देशों का क्रम। तो सबसे नंबर 1 पे कौन था? रसिया। सबसे अंतिम में कौन था? भारत, यानी 7वें नंबर पे। और जनसंख्या में देखा जाए तो चाइना नंबर 1 पे है और भारत नंबर 2 पे है। आने वाले समय में माहौल बन रहा है कि भारत सबका रिकॉर्ड तोड़ के नंबर 1 पे चला जाए, क्योंकि भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। तो आइए देखते हैं 26 जनवरी 2020 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी संघ क्षेत्र कितने भैया? आप बताओ मित्र। वर्तमान में देखेंगे 20 जनवरी से, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो 29 माना जाता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2 पार्टीशन बना, एक लद्दाख हो गया, एक जम्मू कश्मीर, तो संघ शासित हो गए। तो राज्यों की संख्या कितनी हुई थी? 28 से 29 हो गई थी, लेकिन एक माइनस हुई तो कितना हो गया? 28। केंद्र शासित प्रदेशों में संख्या 6 से 8 हुई थी, 8 से 9 हुई थी, 9 से फिर 8 हो गई, तो वर्तमान में 8 हैं। वो भी कौन कौन हैं? आपका संघ राज्य क्षेत्र में देख लीजिए। आपका है जम्मू कश्मीर के बाद कौन सा है? लद्दाख है। लद्दाख के बाद आपका है दिल्ली हो गया, और आपका चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़। अब ये बताओ चंडीगढ़ को बनाने की क्या ज़रूरत थी, जबकि पंजाब का हिस्सा है? तो आप बताइए चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया? इस हरियाणा और पंजाब में विवाद था। हरियाणा मानता था चंडीगढ़ मेरा है, और पंजाब मानता था चंडीगढ़ मेरा है। दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो क्या हुआ? केंद्र सरकार ने कहा रुको भाई, तुम दोनों रुक जाओ, न चंडीगढ़ पंजाब आपका है, न चंडीगढ़ हरियाणा आपका, अब ये मेरा होगा। इसलिए से केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। उसके बाद आप देखेंगे दमन दीव दादर नगर हवेली, पहले अलग अलग थे, दोनों को मर्ज एक कर दिया गया। लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, और एक है पुदुचेरी का एक प्रश्न आता है भैया, कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों में है? ये हो गया भैया आपका पश्चिमी घाट। ये हो गया भैया आपका पूर्वी घाट। ठीक, ये है आपका तमिलनाडु। अब यहाँ पे केरल में एक स्थान है, केरल में एक स्थान है माहे। ये जो माहे है पुदुचेरी का एक जिला है, और केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में स्थित है। और माहे भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में भी है। अभी हम सब लिखवाएंगे, टेंशन ना लीजिए। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। अब पूछे अगर भारत का सबसे बड़ा जिला, तो कच्छ है जो गुजरात में है। ठीक, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार है? पुदुचेरी। 4 जिले हैं, माहे केरल में हो गया, पुदुचेरी हो गया, कराईकल हो गया, ये आपके तमिलनाडु में है। यनम जो है, यनम जिला वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। पुदुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में हो गया? केरल। माहे कहाँ है? केरल। पुदुचेरी और मुख्य पुदुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। कराईकल भी यही है, तमिलनाडु में। यनम जो है आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक भैया, कंप्लीट। तो लिखिएगा, इसको लिखो।
26 जनवरी 2050 से 26 जनवरी 2050 से भारत में 8 केंद्र शासित तथा 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं। ओके, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में लिखवा देंगे, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे देखते हैं भैया। अब आगे देखते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल। अभी हमने कहा था क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000, रुको ऐसा ना लिखे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भैया, वर्ग किलोमीटर। अब यूपीएससी या स्टेट कमीशन या कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 मीटर, तो क्या होगा वर्ग किलोमीटर। तीसरा विकल्प देगा 32,87,263 वर्ग न देकर सीधा क्या देगा किलोमीटर। तो आप वर्ग में निकालेंगे क्षेत्रफल भारत का, ठीक है। अगर इस पे आप थोड़ा सा ध्यान न दिए मीटर वर्ग किलोमीटर में, तो आप क्या हो जाएंगे, गलत कर देंगे। लिखिए भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जानते रहिए भैया। हाँ आगे। और इधर देखिएगा, संसार मतलब विश्व। विश्व में अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो विश्व के पटल पे देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल है 2.4%। कितना, 2.4% क्षेत्रफल है। यानी अगर मान लेते हैं पूरे विश्व को, अगर हम विश्व को मान लेते हैं 100%, कितने परसेंट मान लें, 100% अगर पूरे विश्व को मान लें, तो भारत की जो हिस्सेदारी है क्षेत्रफल में वो केवल 2.4% ही है। हाँ पूरे विश्व की, अगर पूरे विश्व को हम 100% मान लें, बिना माने निकलेगा नहीं, मान लेते हैं कि पूरे विश्व में 100% ज़मीन है, तो भारत में जितना बसा है कितनी ज़मीन है, 2.4%। यानी यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, 17.5%, जबकि ज़मीन इसके पास कम है। तो आने वाले समय, लेकिन अब लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, धीरे धीरे जनसंख्या पे कंट्रोलिंग होगी। अब शुरुआत हो गया है, हम दो हमारे 12 के कंसेप्ट समाप्त हैं, अब हम दो हमारे 1 या 2 की संख्या है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, आप देखे होंगे शिक्षा का स्तर जब लो था तो जनसंख्या बच्चों की अधिक होती थी। अब भी गाँव देखिए जो कम पढ़े लिखे हैं आज भी 4-4-5 बच्चों की लाइन लगा देते हैं। आज संसाधन में कमी हो जाएगी ना आने वाले समय में। तो लिखिएगा उसी लाइन में, संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का, क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। लगभग 2.4% है। आगे चलें। आइए आगे देखते हैं। अभी आपने देखा क्षेत्रफल 2.4%। अब भैया अगर विश्व में देखा जाए, विश्व में भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या
भारत की जनसंख्या जो है भैया वो 17.5% है। कितना है? 17.5%। ये आंकड़ा है 2011 का। कब का आंकड़ा है? 2011 का। अभी जब 21 वाला पूरा संपूर्ण आंकड़ा आ जाएगा तो हम आपको अपडेट करा देंगे, ठीक है? अभी आया नहीं। हाँ, इसके लिए जनसंख्या नगरीकरण अलग टॉपिक है, हम आपको पढ़ा भी देंगे। अगर अपने आप से खुद पढ़ना चाहते हो तो एक परीक्षा बाणी की किताब आती है जनसंख्या नगरीकरण, पतली से है, सारा डाटा उसमें है पूरे विश्व का, भारत का। पढ़ना चाहो तो, ना पढ़ना चाहो छोड़ो, हम पढ़ा देंगे, ठीक है? तो विश्व में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 17.5%। जमीन है 2.5% भी नहीं है, जमीन 2.5% भी नहीं पूरा, लेकिन जनसंख्या अधिक है। तो लिखिएगा भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। जनसंख्या निवास कर रही है। आंकड़ा कब का है? तो डैश करके लिख लीजिए 2011। आइए देखते हैं भारत का विस्तार। भारत का विस्तार, भारत का विस्तार। भारत के विस्तार में भैया ये कौन सी दिशा है? उत्तर। कौन सी दिशा? उत्तर। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। अभी उत्तर ही दक्षिण समझिएगा, नहीं तो अभी आप समझ नहीं। देखिए उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का जो विस्तार है, अब इधर देखिए, यहाँ से उत्तर से दक्षिण की जो भैया लंबाई है, वो लंबाई यानी भारत की लंबाई, भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। कैसी लंबाई? उत्तर से दक्षिण। लिखिएगा, मत सब लिखवाएंगे। उत्तर से, इधर देखिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की 3214 किलोमीटर है। तो इसे लिखिएगा, फिर हम पूरब से पश्चिम बता देते हैं। लिखिएगा भारत के मुख्य भूमि का विस्तार, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर तथा, अब यहीं पे रुक जाइए, अब आपको समझा देते हैं। तथा के बाद आपको समझाते हैं। ये कौन सी दिशा है? पूरब से पश्चिम। तो पूरब से जो पश्चिम की चौड़ाई है, चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? आप पढ़े होंगे बचपन से, बताओ जरा तो। कितना? 29 बोलो। 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। फिर कन्फर्म कर लीजिएगा। भारत की लंबाई 3214, चौड़ाई, हाँ तो लिखिएगा तथा के आगे, तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। किलोमीटर है। ठीक भैया, इतना कन्फर्म हो गया? इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो बताइएगा, तो मिटा दें। समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? तो बताइए भारत का विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में?
7वां। और विश्व में नंबर 1 कौन है? रूस। और 6ठे नंबर पे कौन सा है? जो एक देश, हाँ। आइए अब देखते हैं। आइए हेडिंग डालिए अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार। विस्तार, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी मित्र, अक्षांशीय विस्तार। चलें आइए देखते हैं। अक्षांश किसे कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र से मापी गई जो दूरी होती है, पृथ्वी के केंद्र से जो मापी गई दूरी होती है, उसी को मापी गई कोणीय दूरी को, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है? ये है भैया 0 डिग्री अक्षांश। कितना है? 0 डिग्री। इसी को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। चाहे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहो, चाहे भूमध्य रेखा कहो, चाहे विषुवत रेखा कहो, बात एक है। चाहे सिर कहो, चाहे खोपड़ी, सब एक ही है। तो एक लाइन लिखिएगा, फिर हम आपको आगे आपको बताते हैं ढंग से। लिखिएगा, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु की, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश कहा जाता है। ठीक भैया, मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। कम से कम 2 या 3 कलर की पेन लेके बैठो। जैसे अक्षांश कहा जाता है तो उसे आप अंडरलाइन कर दीजिए अक्षांश को, तो नोट्स पढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा। आइए देखते हैं। अक्षांश रेखा कम गोल बना है, चलो मान लेते हैं टमाटर हो गया। इंक भी समाप्त है भी इसमें, अब भी नहीं, रुकिए इसको बिना छोटा बना दें, समझना तो है। चलो हो गया, मान लेते हैं। ये जो भैया अक्षांश रेखा होता है, यह एक काल्पनिक रेखा है। कल्पना की गई, खींची नहीं गई पृथ्वी, अब खींच दी गई, कल्पना की गई अक्षांश रेखा का। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। कैसे होती हैं? विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा के समानांतर होती भैया। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, ये कौन सा गोलार्ध है? ये है दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। अक्षांश रेखा काल्पनिक रेखा है जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। ये है विषुवत रेखा, इसी के समानांतर रेखाएं खींची जाएंगी। ठीक है, तो लिखिएगा अक्षांश रेखा काल्पनिक रेखाएं हैं अक्षांश रेखा काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के चारों ओर
जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के, इसको पृथ्वी मान लेते हैं ना, पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में, उत्तर से दक्षिण नहीं, इसे भी ग्लोब मान लेते हैं, तो इसे हाथ में ले लीजिए इसको, तो पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। ये कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो आप ऐसे एक डायग्राम बना दीजिए अपने कॉपी में, इसे लिख दीजिए विषुवत रेखा 0 डिग्री को, विषुवत रेखा, इसको नाम दे दीजिए अक्षांश रेखाएं। ऐसा नहीं है कितने होती हैं, पूरा यहाँ तक होंगी 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक होगा। एक डायग्राम बना देंगे तो आपके समझ में रहेगा। ऐसे है, ये है अक्षांश रेखा। ठीक है, इस अक्षांश रेखा को अंशों, मिनटों और सेकेंडों में दर्शाया जाता है। अक्षांश रेखा को अंशों, मिनटों एवं किस में दर्शाया जाएगा? अंश में, और किस में? मिनट में और सेकंड में, सेकंड में दर्शाया जाता है। क्योंकि देशांतर पे एक देशांतर को पार करने में, ये अक्षांश की बात है, हम देशांतर की बात कर रहे हैं, एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। और इनके बीच में जो दूरी है 111 किलोमीटर की है। यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। अभी लिखाएंगे, पहले एक लाइन लिखो। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। ठीक, आइए ध्यान इधर दीजिएगा। ये है आपका अर्थ, यानी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली, इधर देखिएगा, पृथ्वी को 2 बराबर, एक भाग ए हो गया, एक भाग ए हो गया, यानी कितने? 2 बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ये अक्षांश से भी है, लेकिन ये 0 डिग्री है। कितने डिग्री है? 0 डिग्री। इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। पहले समझ लीजिए, फिर लिखिएगा। भूमध्य रेखा, इधर देखिएगा, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये पृथ्वी को कितने भाग बांट रही है? 2। वो भी कैसे? बराबर। कैसे बांट रही है? बराबर बांट रही है। इसी अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे आयोग, हाँ, प्रश्न पूछेगा वह कौन सी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो आप क्या बताएंगे? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। लिखिएगा, पृथ्वी को 2 बराबर
पृथ्वी को दो बराबर भागों में पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। अब देखिएगा, ये कौन सी दिशा है भैया? उत्तर। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तरी क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। अब भैया भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान इधर दीजिएगा, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। कन्फर्म? कोई दिक्कत? लिखिए, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक भैया, कन्फर्म? आगे चले? चलो 40 सेकंड में एक बार रिवीजन मारो, शुरू से लेके अंत तक। शुरू से लेके अंत तक 40 सेकंड के अंदर रिवीजन मार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब आइए इधर, फिर इधर ध्यान दीजिएगा। अभी भूमध्य रेखा के उत्तर में आपने देखा उत्तरी गोलार्ध ना। अब भूमध्य रेखा के दक्षिण में आपने देखा दक्षिणी गोलार्ध। ये है भूमध्य रेखा। अब ध्यान इधर दीजिएगा भैया, ये 0 डिग्री क्या है? अक्षांश रेखा, इसी को भूमध्य रेखा। अब इधर देखिएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में जो अक्षांश रेखाएं हैं इसे कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा, और जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है इसे कहते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखा। बात समझ में आ रहा है? आपको एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, इसको मान रहे हैं भैया आप एकदम नए हैं, भूगोल में कुछ जानते नहीं हैं। जानते हैं मेरे कहने का मतलब, ताकि आपको इतना लो से पढ़ा के हाई तक कर दिया जाए ताकि आपको दिक्कत ना हो। इधर ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित उत्तरी भाग के अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिणी भाग के अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। भाग पूछे तो उत्तरी गोलार्ध, भाग पूछे तो दक्षिणी गोलार्ध, रेखा पूछे तो उत्तरी अक्षांश, इधर दक्षिणी अक्षांश लिखिए। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित क्या लिखे हैं? इस अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित, तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक भैया, ओके। आइए अब यहीं से क्या डायग्राम बने इसी में समझ लो। फिर ये कौन सी है? भूमध्य रेखा।
अगर अक्षांशों को एक अंश के अंतराल पे खींची जाए, ए जीरो है, अब जीरो के बाद फिर एक अंश, अगर एक एक अंश के अंतराल पे खींची जाए अक्षांश रेखाएं, किसके सहारे? भूमध्य रेखा के सहारे। है तो ये 90 डिग्री, लेकिन जो 90 डिग्री वाला है, आप देख रहे हैं ये अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जा रहे हैं घटती जा रही हैं, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जा रहे हैं घटती जा रही हैं। ये है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है, लेकिन जो 90 डिग्री वाली है जाके इसी में छुप जाती है। ठीक है, इतनी छोटी हो जाती है, जाके उसी में छुप जाती है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में कितनी अक्षांश रेखाएं? 89। कितना? 89। 90 में से एक घटाओ कितना होगा? 89। अब भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी जाएंगे तो अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी? 89 ही होगी। कितनी होंगी? 89 होती है तो 90, लेकिन एक छुप जाती है तो माइनस नहीं करोगे, माइनस कर दो। ये डिग्री पूछे तो 90 डिग्री ही है, लेकिन अगर अक्षांश रेखाएं पूछे, अगर एक एक अंश के अंतराल पे खींचे जाएं तो 89 अक्षांश रेखाएं उत्तर में होंगी, 89 अक्षांश रेखाएं दक्षिण में होगी। बात ठीक? तो लिखो, यदि अक्षांश रेखाओं को एक अंश के अंतराल पर खींचा जाए तो, एक अंश के अंतराल पे खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। नवासी अक्षांश रेखाएं होंगी। ठीक भैया, कन्फर्म? कोई दिक्कत? उत्तरी गोलार्ध में कितनी, दक्षिणी गोलार्ध में कितनी, दोनों को प्लस करो, कितना होगा? दोनों को प्लस करिए, दोनों को। 9 दूनी 18, 18 की 8, 8 8 16 1 17, 178। ठीक, 178 अक्षांश रेखाएं प्लस एक 0 डिग्री, तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होंगी। कितनी होंगी? 179, क्योंकि 0 डिग्री को भी हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई भैया? कोई दिक्कत? अब इधर देखिए, दो समांतर रेखा अक्षांश रेखाओं की मध्य की जो दूरी होती है, दो अक्षांश रेखाएं, एक ए है, एक इधर देखिए। अब यहाँ है एक ए अक्षांश रेखा है, एक ए है। इनके बीच में जो दूरी बन रही है भैया, वो बनती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। फैक्ट है, आपको हर हाल में याद होना ही चाहिए। लिखिएगा, किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक भैया? अब आइए आपको इधर समझाते हैं।
अक्षांश रेखा आपने देख लिया, ठीक है। अभी इंक इसमें डालते हैं। ये कौन सा भैया उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। इधर देखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। अभी वो 0 डिग्री क्या थी, अक्षांश रेखा। अभी आपने क्या देखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा देखा। ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को मिलान उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है। ये भी खींची नहीं, कल्पना है। पृथ्वी पर कोई खींचा नहीं इंची टेप लेके, कल्पना की गई है ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। तो लिखिएगा, भूपृष्ठ पर भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। हाँ, प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मीन टाइम या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। 0 फिर समझ लीजिएगा, ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या करती है, मिला देती है। ठीक है भैया। और देशांतर रेखाओं की खास बात यह है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे, ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे, इनमें जो दूरी होती है वो बढ़ती है, दूरी बढ़ती। इधर देखिए, इधर आ रहे हैं तो दूरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। और जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से नॉर्थ पोल या साउथ पोल में जाएंगे, इनकी बीच की दूरी कम होती चली जाएगी। प्रश्न बनेगा, देशांतर रेखा की जो दूरी है सर्वाधिक कहाँ, तो विषुवत रेखी क्षेत्र में। विषुवत रेखी क्षेत्र में 111.3 किलोमीटर है, जबकि अभी आपने देखा अक्षांशों के बीच है जो 111 किलोमीटर है। बात समझ में आया? तो लिखिएगा, देशांतर रेखा ध्रुवों की तरफ जाने पे दूरी में कमी आती है। ध्रुवों की तरफ जाने पे दूरी में कमी आती, चाहे आप नॉर्थ पोल जाएं या साउथ पोल जाएं। ठीक है, यहाँ से चाहे आप नॉर्थ पोल जाइए चाहे साउथ पोल जाइए, दूरी घटती चली जाएगी। इसमें देख लीजिए। ठीक है, बात समझ में आया? तो देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी कहाँ, विषुवत रेखा पे। सबसे कम दूरी कहाँ, ध्रुवों पे। तो लिखिएगा, देशांतर रेखा की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर। देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर। और सबसे कम दूरी लिखिएगा, सबसे कम दूरी नॉर्थ पोल या साउथ पोल।
ठीक। इसका नाम ग्रीनविच क्यों पड़ा? मैप लाइए, आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपका लंदन है, आयरलैंड के बगल ही देखिए ब्रिटेन का लंदन है। ये लंदन से होकर गुजरती है। लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, उसी शहर से गुजरती है, इसलिए इस देशांतर रेखा का नाम पड़ गया ग्रीनविच मीन टाइम। तो लिखो, यह लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। यह लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। यह लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ठीक। ये जो प्रधान यामोत्तर रेखा है, ये वाला, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर। लिखो, प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक। अभी हमने कहा कि ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो घटेगी और विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो बढ़ेगी। तो लिखिएगा, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच हो गया 111.33 लिखे हैं, उसको इसी लाइन में लिख लीजिए, सेंटेंस में ही। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। 111.33 किलोमीटर होती है। ठीक भैया। अब आइए आगे, पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। इधर ध्यान दीजिएगा भैया, ये इधर, ये कौन सी डिग्री है? 0 डिग्री ना। ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। और ये कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। तो हम बात कर रहे हैं भारत की। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, यही है भारत। ठीक है। ये 0 डिग्री, अभी यहाँ से देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा दक्षिण का। लिखिएगा, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक भैया। भारत पूर्णतः किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। इसे तो आप 100% याद ही कर लेना। हाँ, उत्तरी गोलार्ध। किस गोलार्ध में? लगभग नहीं, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि 0 डिग्री के उत्तर में है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ से समझिएगा, यहाँ समझा देते हैं आपको। यहाँ पे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये वाला। ठीक भैया। कन्याकुमारी से लेके यहाँ तक, इसे मान लेते हैं है जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा। यहाँ भारत का, अब तो जम्मू कश्मीर है नहीं, ये लद्दाख हो गया है। यहाँ से देखिए, कन्याकुमारी से लेकर के यहाँ जम्मू लद्दाख में एक स्थान है इंद्राकाल। यहाँ से यहाँ तक का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये है भैया 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य है। ठीक, कन्फर्म हुआ? लिख लो और कन्फर्म हो जाएगा। भारत का
अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, ऐसा लिखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक भैया। अब इधर देखो जरा, ये भारत है, अभी सही नहीं बना, थोड़ा सही बना दें। लग रहा है कुछ भारत। यहां से एक रेखा जाती है जिसका नाम है कर्क रेखा या 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, है ना। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा या कर्क रेखा। भारत में जो उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यहीं पर भैया सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि गर्मी के महीने में आप देखेंगे भारत में अप्रैल मई जून सूर्य की किरणें यहाँ पे चमकती हैं। किस रेखा पे चमकती हैं? कर्क रेखा पर। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे चमकती हैं तो यहाँ की जो जलवायु है गर्म हो जाती है। तो अगर पूछा जाए 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा के पास कैसी जलवायु पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कहाँ पर? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक, लिखो तो कंफर्म हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाओं के मध्य पाया जाता है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कौन सी रेखा है, देखा जाए तो इधर है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, तो भारत में उष्ण एवं उपोष्ण दोनों जलवायु पाई जाती है। आप जैसे जैसे दक्षिण में जाएंगे उपोष्ण जलवायु पाई जाएगी, और जैसे जैसे आप उत्तर में जाएंगे मौसम ठंडा होता चला जाए। क्योंकि पहाड़ी इलाका लद्दाख में देखिए सियाचिन ग्लेशियर है ना, पूरा साल भर। ये है यहाँ से यहाँ पे गर्मी पड़ेगी क्योंकि यहाँ भी सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं यहाँ पे गर्मी के महीने में। इधर विषुवत रेखा है, तो जैसे जैसे आप इधर से इधर आएंगे तो गर्मी बढ़ेगी क्योंकि ये भूमध्य रेखा है। इधर रहा उष्ण, ठीक, इधर आएंगे तो उपोष्ण हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे विषुवत रेखा के आसपास जो है साल भर वर्षा होती है, तो नमी की मात्रा वायुमंडल में बनी रहती है। तो भारत में 2 प्रकार की जलवायु है, उष्ण एवं उपोष्ण दोनों जलवायु पाई जाती है। लिखो, अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ठीक भैया, दोनों कटिबंधों में है। तो आज यहीं तक, नहीं क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, अभी आपको और विषय पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, इसके आगे कल। आप इसे थोड़ा बंद कर दीजिए।